हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर सेट के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे उससे आगे की तरफ, ठीक है, कि हमने सेट क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स के हम जो उसका वेल डिफाइन कलेक्शन होता है उनको सेट बोल पाते हैं, किसको नहीं बोलेंगे। जो वेल डिफाइन होता है उसको बोलेंगे, जो वेल डिफाइन नहीं होगा उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। सेट को लिखते किस प्रकार से हैं, कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे सेट के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप है, कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से वो प्रकार की डेफिनेशन है और किस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है, या किस तरह से हम उनका यूज़ कर पाते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने पास टॉपिक है एम्प्टी सेट। सबसे पहले अपने पास है एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट कितने हो, शून्य हो, ओनली, नो कोई एलिमेंट नहीं हो, जीरो एलिमेंट, एलिमेंटों की संख्या जीरो, एलिमेंट जीरो नहीं हो, एलिमेंटों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इफ ए सेट हैज नंबर ऑफ एलिमेंट is number of element 0, कि अगर आपके पास ऐसा कोई सेट है जिसके अंदर अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट बोलोगे आप उसे, या इसको वर्ड सेट। इसके तीन अलग अलग नाम है, ठीक है। अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम इसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, या आप इसे बोल सकते हैं खाली समुच्चय, ठीक है। ये हो गया आपके पास रिक्त समुच्चय या खाली समुच्चय हो गया। तो एम्प्टी सेट, अब देखो इसका एग्जांपल की बात करेंगे। अगर मैं इसको सिंपली है, दो तरीके होते हैं कि आप इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हो। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये होता है कि आप उसे खाली ब्रैकेट ब्रेसिस के द्वारा, मंडला कोष्ठक होता है, इसको हम मंडला कोष्ठक बोलते हैं, ब्रेसिस के द्वारा, ए इक्वल टू ब्रेसिस या ए इक्वल टू 5, अगर आप ऐसे लिखोगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये क्या है, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अगर आप इसकी रोस्टर फॉर्म देखें तो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास ये रूप आएगा इसका, कि आपके पास ए इक्वल टू हमने लिख दिया ब्रेसिस और इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम इसके सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म किस प्रकार से आएगी, मैंने लिखा एक्स सच दैट x belongs to n, comma x plus 1 equal to 0। मैंने ये लिखा, आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है कि x such that x belongs to n है, x नेचुरल नंबर है और x plus 1 equal to 0, देन x की वैल्यू। तो आपके पास यहाँ से एक ऐसा x निकालोगे तो यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू निकालो तो -1 आता है, x की वैल्यू आ गई आपके पास -1, x की वैल्यू आपके पास -1 आ रही है। तो देखो, लेकिन यहाँ से आपके पास -1 आ रही है, ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि x आपके पास क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर नेचुरल नंबर है तो आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको नेचुरल नंबर चाहिए, यहाँ पे आपको नेगेटिव मिल रहा है। तो कोई भी नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे a इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया आपके पास, a इक्वल टू 5 आ गया। तो ये प्रकार आपको क्या लाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ से आपको x की कोई वैल्यू नहीं मिली, a इक्वल टू x की यहाँ से आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिली जो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो गया। चलो और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे अगर मैं लेता हूँ, आपके पास कोई भी ले लिया, एक आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि आपके पास सेट ए दिया हुआ है क्लास 11th एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स का, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स, ये हिंदी में लेता हूं मैं, एक कक्षा 10 और कक्षा 11 का विद्यार्थी है। आपके पास क्या है, अक्स सच अक्स कक्षा 10 तथा कक्षा 11, कक्षा 10 और कक्षा 11 कि मतलब आपको एक ऐसा स्टूडेंट चूज करना है जो कक्षा 10 में भी हो तथा कक्षा 11 में भी हो। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट क्लास 2 में हो, 2 क्लासों में एक साथ हो, ऐसा स्टूडेंट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास ए क्या आएगा, ए इक्वल टू 5,
या आप इसको इससे भी लिख सकते हो। तो ये नल सेट या एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि कक्षा 10 और कक्षा 11 में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो दोनों कक्षाओं में एक साथ पढ़ता हो, या तो वो 10 में होगा या कक्षा 11 में होगा, दोनों में एक साथ कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारे पास जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, नल सेट कहेगा या वॉइड सेट कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नल सेट एम्प्टी सेट। आई विश आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसका और एग्जांपल ले ले कि आप किसी की बात कर सकते हो कि आपके स्कूल में, और एग्जांपल की बात करें कि आपके पास एक सेट है और एक्स सच दैट एक्स आपके पास आ गया कि कक्षा 10 में पढ़ने वाला 100 साल से बड़ा विद्यार्थी, 100 साल से बड़ा विद्यार्थी। अब देखो 100 साल तो वैसे आज के टाइम में पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, जिसकी एक 100 साल से बड़ी हो तो वो कक्षा 10 में क्यों पढ़ेगा, उसकी हालत 100 साल बाद में व्यक्ति की हालत कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि पढ़ने उठने बैठने लायक नहीं होते, और कुछ 100 साल तो पॉसिबल ही नहीं हो पाते आजकल तो। ठीक है, ये बहुत ही रेयर केस मिलेगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा 100 नहीं मानो, चलो आप बोलोगे नहीं सर 100 साल के तो हमने देखे, चलो 200 ले लो। ठीक है, जिसकी एज 200 से बड़ी हो, 200 से बड़ी हो। ठीक है, क्योंकि 200 छोटा तो कुछ भी हो जाएगा, 200 से छोटा तो कुछ भी हो जाएगा, 200 से बड़ी हो। ठीक है, एज 200 से बड़ी मतलब 200 से बड़ी पॉसिबल नहीं, आज तक तो किसी की हुई नहीं है, कोई पुराने ज़माने में हो गई हो तो उसकी अलग बात है। ठीक है, तो ये सेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, a = 5 आ जाएगा, या आप इसे लिखो। इन दोनों में से आपको एक ही लिखना है। ठीक है, या तो ये लिख दो तो ये मत लिखना, और जब ये नहीं लिखोगे तो ये लिख देना। ठीक है, दोनों में से किसी एक सेट को आपको डिनोट करना है। तो आप मैक्सिमम टाइम्स हम 5 को काम में लेते हैं, और करली ब्रेसेस ओपन खाली ब्रैकेट को भी हम काम में ले सकते हैं, गलत कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट के बारे में। अब बात करते हैं हम अपना सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक अपने पास क्या है, सिंगलटन सेट की बात करेंगे। सिंगलटन सेट क्या होता है, देखिए इस नाम से पता चल रहा है सिंगल। ठीक है, इस नाम से पता चल रहा है सिंगल। अब सिंगलटन मतलब एक अक्षर, एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट हो। इफ ए सेट हैज only one element, if a set has only one element, कि अगर आपके पास एक सेट ऐसा है जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, ओनली वन। अब वन यहाँ से नंबर से ओनली वन, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, या आप इसको बोल सकते हो और नंबर ऑफ एलिमेंट इज ओनली वन। कि आपके पास उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, केवल एक होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले ले। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ कि आपके पास a = आ गया 1, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ रहा है 1। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर हमेशा एक ही आना चाहिए, नहीं। आपके पास कोई दूसरा सेट लिया आपने, उसमें ले लिया -5। ठीक है, और कोई सेट लिया, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ कि आपके पास एक सेट C है x such that x belongs to n। ठीक है, एयर x² - 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, तो देखो x की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो x = x² = 1, तो x = कितना जाएगा +-1। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आ रही है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हमें कौन सा चाहिए, ओनली नेचुरल नंबर। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू ओनली 1, तो x में कितना आएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो C सेट है C = क्या हो जाएगा 1। आपके पास ओनली 1 एलिमेंट आ गया, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा कोई सेट जिसके अंदर हमारे पास केवल और केवल एक एलिमेंट हो, केवल और केवल एक एलिमेंट हो, वो उस टाइप का सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है, हमारे पास दो टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। दो सेटों के बारे में बात करेंगे कि फाइनाइट, जैसे नाम से पता चल रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये चीज़ें तो हमने नॉर्मल पढ़ेगा। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, और इनफाइनाइट मतलब असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। असीमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, और सीमित मतलब जो एकदम अपने एरिया में सीमित हो। कि फाइनाइट मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, 1 2 3, कि इसमें इतने नंबर हो एलिमेंट जिन्हें हम आसानी से काउंट कर सकें। 10 20 50 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन होने चाहिए जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और सेकंड इसी के साथ में समझते हैं एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लो
number of element is finite, is are finite. Number of elements are finite. ठीक है, कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए आपके पास, फाइनाइट होने चाहिए, मतलब सीमित होने चाहिए। जैसे आपके पास इसमें आ गया 1 2 3, और इसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की आपके पास कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे मैं एक सेट ले रहा हूँ b इक्वल टू 1 2 3, इस प्रकार से ले लिया कि मैंने नंबर इसमें 1 2 3, अब इसके आगे हमें पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं, इन अनंत तक जा रहे हैं, लास्ट वाला एलिमेंट अनंत तक। अब ये फाइनाइट नहीं है, क्यों, अनंत कोई वैल्यू नहीं होती है ना, ये एक डिनोट करने का तरीका होता है। तो अनंत कुछ नहीं होता, अनंत को आप हटा भी दो तो कोई बात नहीं, यहाँ से आगे तक जितने ज़्यादा चलते जाए आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, उससे आगे इतनी गिनती और कर लो, ये इनफाइनाइट। लेकिन इसमें हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू ऑलवेज फाइनाइट आएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया। एक सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल इस प्रकार से है कि ए एक्स सच दैट, मैं यहाँ से एक इक्वेशन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स सच दैट, इस प्रकार से एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो देखो इसके मैं फैक्टर करता हूँ, एक्स माइनस 3, 3 दूनी, तो एक्स माइनस 2, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3,2। तो यहाँ पे देखो एक्स की 2 फाइनाइट वैल्यू आ रही है, सिर्फ 2 आ रही है, तो यहाँ से सेट ए इक्वल टू कितना हो गया, 3,2। और हमने बताया था कि जब भी हम सेट को लिखेंगे हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और कोमा लगा के एलिमेंट्स को अलग अलग। तो ये रोस्टर फॉर्म होगी, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। दोनों का एग्जांपल हमने देख लिया। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इसमें इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब यहाँ पे जो y है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है कि y में नेचुरल नंबर कहाँ तक होते हैं, अनंत तक होते हैं, 1 से लेकर अनंत तक। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x क्या हो जाएगा, y माइनस 1, और y क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, 1 रखोगे 0, 2 रखोगे 1, 3 4 5 6 से n तक दो। अगर यहाँ पे n की वैल्यू इनफाइनाइट है तो आपके पास ये टोटल जो सेट बनेगा वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 1 2 3 4 5, और ये चलता जाएगा लास्ट तक। तो यहाँ से ए क्या आ गया आपके पास, अगर ये सेट आप सी ले रहे हो, इसको अलग सेट नाम लो, तो ये सी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, इनफाइनाइट। तो इस टाइप के एलिमेंट जिसमें आप अवयवों की संख्या को काउंट नहीं कर सके, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट्स की काउंट संख्या काउंटेबल नहीं हो, अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट कहलाएगा, और अगर अनकाउंटेबल है जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। ठीक है, या अवयवों की संख्या, अवयव जो अंदर वाले एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट या अवयव दोनों बोल सकते हैं। हिंदी में अवयव बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट हो गए तो हमारे पास काउंटेबल हो तो फाइनाइट हो जाएगा, और अनकाउंटेबल हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इसका फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इसके, ये बहुत ईजी है, सिंपली हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात आती है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, दो सेट। अब देखो दोनों में से नाम लगभग इक्वल है, इसीलिए मैं दोनों को साथ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास दोनों के दो इक्वल से, वहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों नाम थोड़ा बहुत डिफरेंस था, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी इक्वल और इक्वलेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो इक्वल सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सिंपली देखो। इक्वल सेट मतलब अगर आपके पास ऐसे कोई भी दो सेट है, अब इक्वल होने के लिए कम से कम दो सेट तो चाहिए, इक्वल का मतलब होता है समान। ठीक है, अब किन्हीं भी चीज़ों में समानता दिखानी है तो समानता दिखाने के लिए एक चीज़ की समानता दिखाएंगे नहीं, कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए दो तो चाहिए कि उनकी और उन दोनों में क्या समानता है, इसमें और उसमें क्या समानता है। ठीक है, तो बात करेंगे समान सेट कौन कौन से होते हैं, कि ऐसे दो सेट कि अगर कोई सेट ए है और वो एक सेट बी है, वो दोनों इक्वल कब कहलाएंगे, जब एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट and number of element and elements are equal। कि आपके पास ऐसे कोई दो सेट
जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी एंड एलिमेंट्स आर इक्वल, कि उनके एलिमेंट तथा नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों इक्वल। आपके पास इस टाइप के दो सेट आ गए तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमेशा इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर मैंने ले लिया a इक्वल टू 2,3 ले लिया और सेट b दिया हुआ है, तो यहाँ से सेट हमारे पास एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, एक अगर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाए, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ x स्क्वायर, जो अभी हमने 5 लिया था, अभी ये एग्जांपल हमने पीछे भी लिया था, 5x + 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं अगर x की वैल्यू निकालता हूँ, हमने पीछे इसकी वैल्यू निकाली है, तो x इक्वल टू कितना आया था, 3,2 आ गया था हमारे पास। तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू 3,2। तो ये क्या है, आपके पास सेट बी है। तो सेट बी में देखो कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2, इसमें भी 1 2। ठीक है, और एलिमेंट भी कितने आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है। देखो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको जब स्टार्टिंग बताया था, इसमें अरेंजमेंट ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्रम कोई भी हो सकता है, क्रम कुछ भी हो सकता है, किसी प्रकार से आपने जो पहले लिखा वो लास्ट में लिख दो, बीच में लिख दो, कहीं भी डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके एलिमेंट इक्वल होने चाहिए ये, तो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ कि b इक्वल टू, वहाँ पे 2,3 है तो यहाँ पे 2,3। तो ये दोनों सेट हमेशा क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। इक्वल सेट की डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वो सेट जिनमें एलिमेंट तथा नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों इक्वल हो, एलिमेंट तथा नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों इक्वल हो, आपके पास क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो इक्विवेलेंट सेट है उसकी, कि इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है। कि हमने इसमें बात की थी इक्वल में तो नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट, लेकिन जब इक्विवेलेंट सेट की बात करेंगे तो इसमें केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल। ठीक है, केवल ओनली, ठीक है ना, यहाँ पे एक ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है, कि जैसे इसमें भी 2 एलिमेंट आ रहे हैं और एक सेट ए और बी 2 ले लिया। ठीक है, ए एंड बी 2 सेट ले लिए, तो ए में और बी में दोनों सेटों में अगर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ सेम आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ रहे हैं, जैसे इसमें 5 आ रहे हैं, इसमें भी एलिमेंट 5 आ रहे हैं, एलिमेंट कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट चाहे आपके पास कुछ भी हो जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एलिमेंटों के नंबर सेम होना चाहिए। अगर इसमें 5 एलिमेंट है, जैसे मैंने इसमें ले लिया ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 एलिमेंट आ गए, सेट ए इक्वल टू, और एंड बी इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, बी इक्वल टू आपके पास आ गया ए ई आई ओ यू। अब देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट इक्वल हो रहे हैं, ये और ये वाला, बाकी तो कोई नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी ये वाला सेट, इसमें 5 एलिमेंट आ रहे, इसमें 5 एलिमेंट आ रहे, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। EQI इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ठीक है, कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जो इक्वल सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एंड एलिमेंट्स आर इक्वल, कि उसके अवयवों की संख्या तथा अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। लेकिन जब इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं तब उसमें केवल और केवल हम नंबर ऑफ एलिमेंट देखते हैं, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसके बाद में हम कुछ नहीं देखते। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो हम उसको बोल देंगे इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये टॉपिक में इतना ही। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। देखो यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी साथ में दे रखी है, कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट दैट हैज ऑल एलिमेंट रिलेवेंट टू ओवर क्वेश्चन, कि मतलब आपके पास एक ऐसा अवयवों का सेट, एलिमेंट्स का एक ऐसा सेट जो आपको क्वेश्चन से रिलेवेंट कर रहा है, कि जो आपको क्वेश्चन में चाहिए वो सारा का सारा जाए। जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल के सभी बच्चों की बात करेगा, ठीक है, स्टाफ की बात करूं तो स्टाफ के सारे स्टाफ की बात करेगा, जिसमें सब कुछ आ जाए। ठीक है, अगर मैं जिले की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट के सारे आदमी आ जाएंगे उसमें, चाहे वहाँ काम करने वाले हो, रहने वाले हो, बाहर रह रहे हो, वो भी उसमें आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अगर मैं सिर्फ जिले में वर्तमान में रहने वाली बात करूँ तो जो वर्तमान में रह रहे हैं उन्हीं की बात होगी, कोई बाहर से आके यहाँ पे रह रहा है तो उन्हीं की बात होगी। तो मतलब जो कुछ है वो सारा का सारा आ जाए। ठीक है, रिलेवेंट टू ओवर क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होगा। जैसे अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट के, तो कक्षा 10 के विद्यार्थी, तो कक्षा 10 के सारे विद्यार्थी आ गए उसमें। ठीक है, अगर 20 है तो 20, 50 है तो 50 और 10 है तो 10। अब उनमें से कुछ की बात करेंगे, उनमें से कुछ की बात करेंगे, तो कक्षा 10 हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। या अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल के सारे बच्चों का सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट की बात करें, जैसे अगर मैं किसी नंबर सिस्टम की बात करता हूँ, किसी नंबर सिस्टम की बात करता हूँ, तो उस नंबर सिस्टम में हमारे पास जितने भी एलिमेंट है सारे उसके सारे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और उनके कुछ एलिमेंट की बात करेंगे, जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर बात करूँ कि u इक्वल टू हमारे पास एक नेचुरल नंबर आ गया, तो इसके सारे एलिमेंट और एक सेट हमारे पास a आ गया,
तो ए में क्या ले लिया मैंने, प्राइम नंबर्स ले लिया, 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, और डैश डैश डैश। तो ये हमारे पास इनकी बात करूँ तो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और है भी क्या साथ साथ में नेचुरल नंबर, क्योंकि नेगेटिव वाले मैंने नहीं लिए, नेगेटिव वाले मैंने नहीं लिए, तो ये प्राइम नंबर्स हैं और सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इनके लिए ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट जो है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर सारे के सारे आ रहे। तो इस प्रकार का सेट जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग सब कुछ ग्रहण कर लेता हो, ठीक है। जैसे इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर का टोटल सेट हमारे पास क्या होगा, ओल्ड इंटीजर्स, नेगेटिव पॉजिटिव सारे, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 और n, ये हमारे पास i प्लस हो जाएंगे। अभी मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम की, हम बात करेंगे अभी कि नंबर सिस्टम किस प्रकार से होता है, हमने इसके साथ उसके बारे में अभी तक बात नहीं की, तो अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो i प्लस मतलब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो आ रहे हैं वो हमारे पास इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हमारे पास हो जाएगा i, ऑल इंटीजर्स वाला, जिसमें i माइनस भी आ जाएगा, प्लस i प्लस भी आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास एक जीरो एलिमेंट जो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। चलते हैं हम आगे की ओर। ये आगे देखो रियल नंबर लाइन, ठीक है, हमारे पास रियल नंबर लाइन है, उसके बाद में इंटरवल्स आ गया। तो मैं इससे पहले आपको रियल नंबर लाइन्स और यूनिवर्सल सेट से पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि हमने अभी नेचुरल नंबर के बारे में 2-3 बार हमारे सामने बात की और हमने इसके बारे में बात नहीं किया। तो हमारा यहाँ पे सब हेडिंग डाल लेते हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला नंबर सिस्टम में आता है हमारे पास n, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। हिंदी में बोलते हैं इनको प्राकृत संख्या। हमारा जो ये वीडियो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बाईलिंगुअल, ठीक है ना, जो हिंदी मीडियम वालों को समस्या ना हो और इंग्लिश मीडियम वालों को समस्या ना हो, इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी के लिए ये उपयोगी है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा अगर आपको इसमें अच्छा हो, समझ में अच्छा आ रहा हो, ठीक है। तो देखो इसमें कौन कौन से होते हैं एलिमेंट, आप मेरे को पता है सब ने, आपने 10th क्लास से, अगर आप 11th का पढ़ रहे हो, सेट पढ़ रहे हो, तो आप 11th क्लास पढ़ रहे हो, और इससे पहले 9th 10th में आपने ये सब पढ़ के आए हो। लेकिन फिर भी बताता हूँ कि इसमें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक सारे पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन देखो सिर्फ 1 सिर्फ 2 सिर्फ 3 ओनली, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास W, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। ये फर्स्ट हो गया। अब बात करेंगे सेकंड की, होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसमें एलिमेंट्स किस आते हैं, जो ये एलिमेंट है वो सारे, और उसके साथ में हमारे पास एक एलिमेंट और इंक्लूड हो जाता है, जीरो। इसमें यहाँ पे नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता, लेकिन होल नंबर में हमारे पास जीरो आता है। तो 1 2 3 4, ठीक है, ये सारे एंड सो ऑन आगे तक चलते जाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद में हमारे पास आता है इंटीजर्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास है इंटीजर्स i, ठीक है। इंटीजर्स नंबर या इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या। प्राकृत तो हमारी नेचुरल नंबर होती है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, जो हमने होल नंबर में काम में लिया वो, और उनके साथ में अगर नेगेटिव का साइन भी और ऐड कर दे, कि मतलब हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो, मतलब कि नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स सारे हमारे पास किस में आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे। सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव, कि जिनके आपके पास नेचुरल नंबर है उनके आगे जीरो लगा दो, सॉरी माइनस लगा दो, प्लस वाले तो नेचुरल नंबर होते ही हैं, उनके साथ में माइनस लगा दो, इंटीजर्स में आ जाएंगे, और जीरो और इंक्लूड कर दो। या ऐसा मान लो होल नंबर के आगे नेगेटिव चिन्ह लगा दो, जितने भी होल नंबर है उनके आगे नेगेटिव लगा दो, वो हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे, और वो खुद तो है ही। अगर आपके पास यहाँ पर i माइनस आता है,
कभी i माइनस आता है तो उसका मतलब है आप माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक की बात करो, -2, -1 तक की बात करो। और अगर आपके पास i प्लस आता है तो वहाँ पर आप सिर्फ बात कर रहे हो पॉजिटिव इंटीजर्स की, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों आ रहे हैं तो वहाँ पे उन दोनों में 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, 0 इंक्लूड नहीं है। ये आपके पास एक एलिमेंट है जो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। लेकिन जब i की बात करेंगे जब हम i की बात करेंगे वहाँ पे 0 आएगा, लेकिन जब i नेगेटिव और i पॉजिटिव, i माइनस और i प्लस की बात करेंगे वहाँ पर आपके पास 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारे पास 4 नंबर पे। 4 नंबर पे हमारे पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आप इसको डिनोट करते हैं क्यों से, आप बोलते हैं हिंदी में इसको परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। देखो वो नंबर जिन्हें आप सब जानते हैं परिमेय संख्या को, जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और वहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन इसके बाद सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन नहीं है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को p/q, मतलब ये डिवाइड वाले फॉर्म आ गए, तो डिवाइड के अंदर आपके पास जो वैल्यू आती है किसी भी पॉइंट के बाद में, अगर वो आपके पास 3 3 3 ऐसे बार की फॉर्म में आ रही है तो वो आपके पास q वाली हो जाएंगे, ठीक है। या आपके पास पॉइंट के बाद में 1 2 2 5 7 इतना के बाद में रुक गई, या तो आपके पास नॉन रिपीट हो रही हो, ठीक है, रिपीट नहीं हो रही, आगे रिपीट हो रही हो, एक सेम एलिमेंट रिपीट हो रही हो, ठीक है, वो वाली, या पॉइंट के आगे कहीं पर जाके रुक गई। तो इस टाइप की ही हमारे पास वैल्यू किस में आती है, रेशनल नंबर्स या परिमेय में, ठीक है। तो p/q की फॉर्म में लिखने के बाद में अगर हम उसको सोल्व करें तो या तो हमारे पास बार वाली फॉर्म में आनी चाहिए, या पॉइंट के आगे कहीं पर भी जाकर हमारे पास वो वैल्यू रुक जाए, दशमलव के बाद में, अगर डेसिमल्स के बाद में अगर वो वैल्यू कहीं पर जाकर रुक जाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या कहलाती है। अदरवाइज जो भी एलिमेंट, जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स या अपरिमेय। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, इसे आप क्यू डैश से डिनोट करते हैं, क्यू डैश हो जाएगा, क्यू नोट कर सकते हो, ठीक है, जिन्हें आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। या पॉइंट के बाद में आपके पास वैल्यू किस प्रकार से है, 0 पॉइंट, जैसे वैल्यू आ गई 0.3 8 9 7 5 6 4 3 2 1 0 9 2 5 और ये चलती जा रही है कि दशमलव के बाद में उसकी वैल्यू अगर रुक नहीं रही कहीं पर भी, तो इस प्रकार की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये क्यू डैश होती है। उसके कुछ एग्जैक्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ई होता है, उसकी वैल्यू होती है 2.17 चलती जाती है। पाई होता है, उसकी वैल्यू होती है 3.14, इसके बाद में हमारे पास ये आगे तक चलती जाती है। हमारे पास √2 हो गया, √3 हो गया, √5 सेकंड है ना, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स के का रूट भी हमारे पास क्या होता है, एक अपरिमेय नंबर्स आते हैं। तो ये सारे हमारे पास क्या है, क्यू डैश के एग्जाम्पल्स हैं। तो वो हमारे पास क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं, इन्हें आप हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। जो दशमलव के बाद में उनका प्रसार रुकता ही नहीं जा रहा, आगे तक चलती जाती है, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब उसमें एक लास्ट बचता है हमारे पास, कितने हो गए हमारे, हमने यहाँ पे 5 के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे 6 नंबर रियल नंबर्स, इनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। और आप इसको किससे डिनोट करते हो, आर से, ठीक है। रियल नंबर में क्या आते हैं, आपके पास आर एलिमेंट आते हैं, आर में आते हैं। अब देखो आर में क्या, कौन कौन संख्या है, तो मैं अगर लिखूं तो इसका जो एक सेट बनाता हूँ, इसमें हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ जाएंगे, अगर नेचुरल नंबर आएंगे तो होल नंबर भी आ जाएंगे, होल नंबर आएंगे तो इंटीजर्स भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे तो क्यू भी आ जाएगा, क्यू भी आएगा तो क्यू डैश भी आ जाएगा। इन सभी एलिमेंट्स को मिला के जो आपके पास सेट बनता है वो आपके पास क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर। कि मतलब जितने भी नंबर सिस्टम, जितनी भी संख्याएं हमारे पास पॉसिबल है, जो भी हमने 5 संख्याएं सभी पढ़ी है, उन सभी का एक अगर सेट बना दिया जाए, उन सभी को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तो इस प्रकार की जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास कौन सी होती है, रियल नंबर्स होती है। इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाती है, 1 2
2.5 3 2 7 5, ठीक है 3, ये सारी डेसिमल वाले भी आ गई, इसके साथ में प्लस माइनस भी लगा दो, ठीक है 0 भी इंक्लूड कर दो, इसके साथ में प्लस माइनस लगा दो, यहाँ पर भी प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज किस में आएंगे, हमारे पास रियल नंबर्स में आ जाएंगी। तो ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू जो हो आपके पास किस में आएंगी, सारी रियल नंबर्स में आ जाएंगी। तो रियल नंबर में जितने भी नंबर सिस्टम है, हमने प्राकृत संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक पढ़ा, परिमेय पढ़ा, अपरिमेय पढ़ा, जो भी 5 नंबर सिस्टम के नंबर पढ़े वो सारों को इंक्लूड रूप से हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए नंबर सिस्टम। अब बात करते हैं हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आज के लिए हम इतना ही बात करते हैं, बाकी मिलेंगे क्योंकि ज़्यादा एक साथ पढ़ने वाला आपके भी बोर हो जाते होगे, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक तो है नहीं बोर होने, हम इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रही हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।